हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 1 के ही पहले पॉइंट यानी कि 1.1 को भी कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी आज की जो क्लास है इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 को करेंगे। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। आज की इस क्लास में जो करेंगे हम केवल एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व ही नहीं करेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें कौन सी ज़रूरत पड़ती है। और इस वास्तविक संख्याएं तो संख्या को हम पहले पूरा समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पूरा देंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि संख्या हमारी कितने प्रकार की हो जाती हैं, क्या क्या आ जाता है, सारी चीज़ें भी देखते हुए चलेंगे। बात करते हैं संख्याओं की यानी कि नंबर्स की। देखिए, जो हमारी संख्याएँ होती हैं, संख्या यानी कि जो हमारे नंबर होते हैं, जो ये हमारे संख्या यानी कि नंबर जो होते हैं ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से हो जाते हैं तो आपको याद रखना है। पहली हो जाती है हमारी कौन सी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। वास्तविक संख्या या जिसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? रियल नंबर कहते हैं। और दूसरी हो जाती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स बोल सकते हैं या फिर लेकिन ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या, अगर आप क्लास 12th में मैथ्स ले रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा और फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जितना भी ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th और 10th में करते हैं वो हमारा पूरे किस पे बेस्ड होता है? वो हमारा पूरा वास्तविक संख्याओं पे बेस्ड होता है। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इसमें वास्तविक संख्याएं कौन सी? 1, 2, 3, 4, ये फिर जो भी पढ़ते हैं आप 1/2 या फिर 1/3 जो भी पढ़ें, ये सारी हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। और इसी के अंदर हमारी कई सारे अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें वास्तविक संख्याएं तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली देखिए ज़रा इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है पहले उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहला क्या आ जाता है? प्राकृतिक संख्या आ जाती है। पहले क्या आ जाएगी? प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। पहला प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं, बता सकते हैं आप? अगर आप सभी को पता है तो बताइए ज़रा, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ऐसे ये कहाँ तक जाती रहती हैं? ये सब हमारी अनंत तक जाती रहती हैं और ये सारी हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ज़रा, इसके अलावा कौन सी आ जाती हैं? दूसरी हमारी संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी आती हैं? प्राकृतिक संख्या के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? पूर्ण संख्या आ जाती हैं। कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोला जाता है। जिसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करें तो इसके अंदर इसमें भी कौन से आते हैं? इसमें आपको याद रखना है केवल हमारी होती यही सारी प्राकृतिक संख्याएं, यही सारी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। केवल पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है? ये हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। कितने से? 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये हमारे कहाँ तक जाते रहते हैं? अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। जब इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो
से याद रखने हैं। और कौन कौन से आ जाएंगे आपके, इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, इंटीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को देख लीजिए क्या आ जाएगा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब अगर हम इंटीजर की बात करें यानी कि पूर्णांक की बात करें तो इसमें पूर्णांक में क्या आ जाते हैं, जैसे हमने जितनी प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ी है 0 से लेके 1 2 3, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। ये सारी हमारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के अंदर हम इनको पढ़ लिए। अब अगर हम बात करें पूर्णांक में क्या होता है, यही सारी संख्याएं आती हैं, केवल इसमें क्या हो जाते हैं, ये पॉजिटिव में भी हो जाते हैं और निगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में चले जाते हैं। तो ये 0 से 1 अनंत तक हमारे पॉजिटिव में जाते हैं और ये 0 से ही अनंत तक कहाँ किस में जाते हैं, माइनस में भी जाते रहते हैं। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। इसके अलावा अगर हम वास्तविक संख्याओं के बाद बात करें कि आपको इसमें केवल उतना ही लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं कि आपको केवल आपके सिर का बोझ बन जाए और उसका एग्ज़ाम में कोई यूज़ ही ना निकले। हम केवल उतना ही करेंगे जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी चौथी कौन सी हो जाती है, चौथे के लिए आपको याद रखना है कौन सा, सम संख्याएँ आपको याद होनी चाहिए। इनका हम यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इनका। सम संख्याएँ याद रखना है। सम संख्याएँ जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोलते हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें, वो इसमें ऐसी वो सारी संख्याएँ आ जाती हैं जो किससे, जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, किससे, 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएँ। तो याद रखना है सम संख्याएँ कौन सी आ जाती हैं आपको, उसमें केवल 0 2 4 6 और 8 ये अंक याद रखने हैं। ये जिस भी संख्या के बाद लग जाएंगे या फिर यही अंक दिए हैं, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हमारे सम संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती हैं विषम संख्याएं। कौन सी आ जाएंगी आपकी, विषम संख्या आ जाएंगी। विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्याओं में कौन से आ जाते हैं, विषम संख्याओं में सारी वो संख्याएं आ जाती हैं जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि हमारा 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है और ऐसे ही लगातार चलते रहते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो इसमें आप केवल इसमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या, विषम संख्याएं कौन सी हो जाती हैं जिसके भी अंत में ये वाले अंक लग जाएंगे, 1 3 5 7 और 9, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। और अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 है तो वो सारी हमारी कौन सी हो जाती हैं, सम संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं आगे और साथ में आप कॉपी और पेन लेकर साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। अब देखिए ज़रा और कौन कौन सी संख्याएं आपको याद रखनी है, 5 हो चुकी हैं। अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे आपकी कौन सी संख्या आ जाती है, वो आपकी आ जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या हमारी जितनी भी हमने पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या पढ़ी हैं वो या फिर हमने पूर्णांक जो भी पढ़े हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। अब इसमें रेशनल नंबर के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको इस एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 में इनका यूज़ भी आएगा। जैसे कि परिमेय संख्याओं के लिए याद रखना है वो सारी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, किसके, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी संख्या हमारी कौन सी हो जाती हैं, वो सारी संख्या हमारे परिमेय संख्या होती हैं।
दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ पर ये जो Q है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और क्या याद रखना है कि जो हमारा HCF होता है किसका, P और Q का, हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही हैं आपकी, तो वो कभी भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके बाद कौन सी आ जाती है, हमारी अपरिमेय संख्या आ जाती है। कौन सी आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं, अगर इसमें हमने देखा कि परिमेय संख्या में वो सारी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और HCF जो हो वो P और Q का वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके अलावा हमने और क्या बताया, इसके अलावा हमने आपको एक पॉइंट और इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारे P और Q होते हैं, P और Q दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या हो, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इसमें आपको केवल एक चीज़ याद रखिए, बाकी इसका अपोजिट होता है क्या, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं। ये आपको केवल इसमें याद रखना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका आता है, फैक्ट आ जाता है, वो आ जाते हैं हमारे अभाज्य संख्या। कौन सी आ जाती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसमें अभाज्य संख्या सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना है पूरा डीपली, इसको जितना बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं वो याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड हो, जिसके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो। मतलब ऐसी कोई संख्या 2 गुणनखंड हो, और वो 2 गुणनखंड कौन से, वो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, पहला तो 1 और स्वयं, मतलब स्वयं वो संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हम, और याद रखना है इसमें कभी भी 1 हमारा अभाज्य संख्या के अंतर्गत यानी कि प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम अगर बात करें 2, अगर हम 2 को देखें तो इसके फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं, इसके फैक्टर या तो 1 ये खुद से कटेगा, या फिर ये 2 खुद से कटेगा। अगर हम बात करें 3 अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है। किससे कट जाता है, खुद से कटेगा, या फिर आपको देखना है, या फिर 1 से कटता है या तो खुद से कटता है। अगर हम पूछें क्या 4 हमारी अभाज्य संख्या है, 4 हमारा प्राइम नंबर है, आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर निकालें, इसका फैक्टर निकालें तो पहला तो ये 1 से तो जाएगा ही जाएगा, दूसरा ये 2 से भी कटता है, और ये 4 से भी कटेगा, खुद से भी विभाजित हो जाएगा, खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के अंदर केवल वो संख्या आती हैं जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर्स हों, केवल 2 गुणनखंड हों, वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपको इसमें अभाज्य संख्याएं याद रखनी है कुछ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे आपको याद रखना है 2 हो गया, 3 आ जाएगा, 5 आ जाता है, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाता है, इसके अलावा 19 आ जाता है, और ये ऐसे ही चलती रहती हैं। अब इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो आपने एक्सरसाइज जैसे ही 1.1 ओपन की होगी उसमें सबसे पहले पूछ देते हैं HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या पूछ देते हैं कि आपको उसमें HCF और LCM बताना है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि हम जब HCF और LCM निकालते हैं तो उसमें हम यूज़ भी किसका करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहे जा रहे हैं। उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकालना होता है HCF LCM यानी कि जिसको हमारा लासा और मासा हम कहते हैं, वो जो निकालना होता है उसमें
सबसे छोटा मल्टीपल निकालना होता है, वो भी किसके ज़रिए निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के ज़रिए ही निकालते हैं। तो इसलिए ये आपको अभाज्य संख्याएं एक अलग पॉइंट या फिर जहाँ पर भी आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करें वहाँ पर ऊपर हेडिंग के जस्ट ऊपर जो थोड़ी सी स्पेस होती है उसमें आपको प्राइम नंबर सारे लिख लेने, जिसमें आपको ये बार बार देखने से आपको याद हो जाए। ठीक, अब देखते हैं ज़रा इसके अलावा और भी काफ़ी संख्याएं, भाज्य संख्याएं देखेंगे और भी कई होते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हम जब एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे उसमें हमें निकालना होगा क्या, HCF, क्या निकालना होगा, HCF। अगर हम HCF की बात करें, HCF क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में कहें तो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अब ज़रा देखते हैं इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है महत्तम समापवर्तक, इसमें आपको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। मान लेते हैं आपको कोई दो संख्याएं दी गई, एक संख्या हमने 12 दे दी और दूसरी संख्या हमने 16 दे दी, ये दे दी गई। अब हम दोनों के फैक्टर लिखते हैं। अगर हम 12 के फैक्टर्स को लिखें, अगर हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स और 16 के फैक्टर्स दोनों को लिखते हैं, अब फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड ये किससे किससे कट सकते हैं, पहला ये दोनों 1 से कटेंगे, 12 पहला 1 से कट जाएगा। अच्छा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। 3 से डिवाइड होता है, 3 से भी हो जाता है। ये 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा और ये खुद से भी कटेगा, हो गया। अगर हम 16 की बात करें, 16 क्या 1 से कटता है, हाँ कटता है। क्या 2 से कटता है, हाँ कट जाता है। 3 से नहीं कटता है लेकिन 4 से कट जाता है। क्या 5 और 6 से कटता है, नहीं कटता है। 7 से भी नहीं कटता है। 8 से कट जाता है, 8 से भी कट जाता है। और उसके बाद 9, 10 या 11, 12 किसी से नहीं कटता है, ये खुद से कटता है, जाके 16 से कट जाता है। अब इसका मतलब क्या था, इसका HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें क्या, ऐसा कोई फैक्टर, कोई भी दो संख्याओं या तीन संख्याएं जो भी आपको दी जा रही उनका कोई ऐसा गुणनखंड, ऐसा उसका फैक्टर जो दोनों में आया हो और वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर दोनों में आया हो। अब अगर हम इसमें देखें, दो संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो दोनों में आ रही हैं। पहला 2 आ रहा है, ये देखो दोनों आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अदर कोई संख्या तो आ नहीं रही है। लेकिन अब सवाल में कहा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि बड़ी संख्या चुननी है। तो आप अगर इन दोनों में बात करें तो बड़ी संख्याएं कॉमन कौन सी मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं। तो इसका अगर हम HCF कहें कि बताइए आप HCF क्या होगा 12 और 16 का, तो आप HCF बता सकते हैं 12 और 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखना है। अगर हम इसी जगह बात करें और याद रखना है, इसमें इनको यूज़ करेंगे, लेकिन हम अभी आगे देखेंगे तो HCF निकालते समय या LCM निकालते समय हम केवल अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करते हैं। अभी आपको ये बेसिक समझा रहे हैं जो ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, अब ज़रा देखें, HCF हो गया, LCM को भी देख लेते हैं। LCM को भी देख लेते हैं। अगर हम LCM की बात करें, LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्तक। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसको एक एग्जांपल के रूप में देखें तो इसको एक एग्जांपल से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं, हमने संख्या इस बार हमने एक संख्या 16 ले ली और दूसरी संख्या हमने 24 ले ली।
हमने दो संख्या ले ली, एक 16 ले ली और दूसरी हमने 24 ले ली। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, मतलब हमें इन दोनों के मल्टीपल यानी कि इनके गुणनखंड, जैसे 16 16 दूनी 32 16 48 इस तरह से हो जाता है। इसके लीस्ट कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा गुणनफल, दोनों के बीच में जो कॉमन आया हो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। दोनों में ही जो कॉमन आया हो, या तीन संख्याएं दी गई हैं तो तीनों में जो कॉमन आया हो वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसे कि हमने मान लेते हैं 16 के यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं सारे, और यहाँ पे 24 के भी सारे मल्टीपल लिख लेते हैं। अच्छा, 16 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16 का पहला मल्टीपल खुद होता है, 16 के 16 हो जाता है, 16 1 16 होता है। दूसरा इसका मल्टीपल इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। इसका तीसरा मल्टीपल क्या होता है, 48 हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। अच्छा, 24 का देखें तो पहला मल्टीपल क्या होता है, 24 खुद होता है। दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 48 हो जाता है। तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 72 हो जाता है। और ये ऐसे ही लगातार चलता रहता है। अब इसके हिसाब से देखें, एलसीएम के हिसाब से इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल दोनों संख्याओं का, या तीन संख्याएं दी गई तो तीनों संख्याओं का जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वही हमारा असल में क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें दोनों में कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, यानी कि दोनों में समान गुणनखंड आया हो, गुणनफल आया हो, जैसे कि ये 48 है यहाँ भी और यहाँ भी। सबसे छोटा इससे छोटा क्या इसमें है या इसमें नहीं, तो हम इसका एलसीएम बता सकते हैं। दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर पूछा जाए, 16 और 48 का एलसीएम पूछा जा रहा है, 16 और 24 का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा, हमारा 48 आ जाएगा। आपको अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो ज़रा इनके एलसीएम और एचसीएफ कमेंट कीजिए। दोनों चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं आपको बेटर तरीके से, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कमेंट कीजिए ज़रा। किसका, 12 और 15 का। एचसीएफ और एलसीएम इसको कमेंट कीजिए, इसको आप कमेंट कीजिए ज़रा, देखते हैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं या नहीं। अब हम जब इतनी चीज़ों को समझ लेंगे तो इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या, वो भी देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, एक फॉर्मूला जो हमको याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यानी जो हमारा सूत्र लगेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, कौन सा फॉर्मूला आपका हो जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया, हमने एग्जांपल ले लिया 12 और 20। एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो आप उनको हमने दो तरीके बताए। पहला तरीका आपका क्या है कि आप जैसे 12 और 20 का दिया गया है, 12 और 20 का, तो पहले एचसीएफ के लिए पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा जो दोनों में गुणनखंड आया हो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। कॉमन गुणनखंड आया हो तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाते हैं, याद, पहला 1 हो जाता है, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाता है, 3 हो जाता है, जिससे ये कट जाती है संख्या, जिससे 12 हमारा डिविजिबल हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। 3 के बाद कौन सा आ जाता है, 4 आ जाता है, 4 के बाद 6 आ जाता है, और बाद 12 खुद आ जाता है। ऐसे ही अगर हम 20 के लिखें, पहला 1 से डिवाइड होता है, दूसरा 2 से भी हो जाता है, 3 से नहीं होता है, 4 से हो जाता है, 4 के बाद कौन सा आ जाता है, 5 से हो जाता है, 5 के बाद 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से हो जाता है, और 10 के बाद ये 20 यानी कि खुद से हो जाता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में जो कॉमन आया हो, सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों में कॉमन क्या है, सबसे ये भी एक कॉमन है और ये भी कॉमन है, इसमें ये भी है और ये भी, लेकिन हाईएस्ट कहा गया है, मतलब बड़ा कहा गया है, तो हाईएस्ट ये, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों का,
4 हो जाएगा। अब अगर हम इसी का एलसीएम भी निकाल दें, इसी का एलसीएम भी निकाल दें, इसी का एलसीएम भी निकाल दें। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापन होता है, यानी सबसे छोटा दोनों का गुणनफल। कॉमन मल्टीपल क्या? दोनों का ऐसा गुणनफल जो दोनों में आया हो। कोई दो संख्याएं दी गई जो दोनों में आ रहा हो, वही हमारा सबसे छोटा वो भी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम 12 और 20 का ही निकाल लें, तो 12 और 20 का ही निकाल देते हैं। अच्छा 12 का कौन सा आ जाता है? 12 का पहला 12 खुद हो जाएगा, फिर 24 आ जाता है, 24 12 36 आ जाते हैं, बच्चों 45 आ जाएंगे, फिर 60 आ जाते हैं, और ये ऐसे ही लगातार चलते रहते हैं। 20 को देखेंगे, 20 के 20 आ जाता है, 20 दूनी 40 आ जाएंगे, फिर 60 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, और फिर 100 आ जाएगा, और ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। अच्छा सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा गुणनफल जो दोनों में कॉमन आया हो, तो वो सबसे छोटा गुणनफल कौन सा है? इसमें देखिए 60 यहाँ भी आया है और 60 यहाँ भी आया है, यानी कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो बता सकते हैं दोनों का एलसीएम क्या है? दोनों का एलसीएम क्या है? 60 आया हुआ है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करें? दूसरा तरीका ये हो जाता है कि हमें 12 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, 12 का फैक्टर कर लेते हैं और 20 का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना आपको आता है, इसको हम आगे सिखाते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। अगर नहीं आता है आपको तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, और इसी में आपको करते हुए चलना है, ठीक। तो जरा देखिए हमें दोनों का मिल गया, दोनों का मिल गया क्या? इसका हमारा एचसीएफ भी मिल गया, किसका? 12 और 20 का, 12 और 20 का एचसीएफ भी मिल गया, और 12 और 20 का एलसीएम भी मिल गया। अच्छा एचसीएफ हमारा कितना निकल गया? एचसीएफ हमारा 4 निकल के है, और एलसीएम कितना निकल के है? एलसीएम हमारा 60 निकल के है। आपको अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अभी ये मैसेज सिंपल तरीका बता रहे हैं कि आपको किस तरह से ये बेसिक में समझ सकते हैं, ठीक। ये नहीं कि एक्सरसाइज में ऐसे करना होता है, उसकी अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 पर पहुँचे भी नहीं हैं, ठीक। तो हो गए। अब हम इस सवाल को ज़रा जांच के देख लेते हैं। क्या बताया? दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारी कौन सी दी गई थी? 12 और 20। इसकी हम जांच भी कर लेते हैं। दो संख्या हमारी कौन सी दी गई थी? दो संख्याएं दी गई थी 12 और 20, दोनों का गुणनफल बोला है, गुणनफल कर देते हैं। बराबर क्या लिखा है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 4 है, और एलसीएम कितना है? 60 है। हो गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ज़रा देखिए 12 और 20 का अगर हम गुणनफल करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो 12 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 12 दूनी कितनी हो जाते हैं? 24 हो जाएंगे। 240 आ गया। कितना आ गया? 240 आ गया। अगर हम यही यहाँ पे करें तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। 4 का 6 से करते ही कितना आ जाता है? 24 आया। तो हम ये बता सकते हैं कि जो एचसीएफ एलसीएम वाला जो ये सूत्र होता है, आपने अगर एचसीएफ और एलसीएम करेक्ट निकाले हैं, सही निकाले हैं, तो उनके जो जांच करने पे दोनों साइड क्या आता है? इक्वल आता है, दोनों साइड बराबर आता है। जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे दोनों साइड क्या आ जाता है आपका? इक्वल यानी कि बराबर आ जाता है। याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.1 को अपना आज कवर करेंगे, और आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे इसमें। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है अगर कि हम एनसीईआरटी को केवल कवर करेंगे तो हमारा रिवीजन कैसे होगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होगी, तैयारी कैसे होगी, अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, अच्छा परसेंटेज कैसे ला सकते हैं। तो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर करने के बाद अदर बुक्स को भी कवर करेंगे, साथ में इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, और जो हमारे अनसॉल्व्ड के पेपर्स होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। और अदर बुक जो हम कवर करने वाले हैं वो मैथ्स की मनोहर रे बुक को कवर करेंगे, जो मैथ्स के लिए क्लास 10th और 12th के लिए सबसे इजी और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, और अच्छा आपका रिवीजन भी कराता है। तो पहले इसमें हम एनसीईआरटी वाली सीरीज़ में पूरी एक्सरसाइज, पूरी एनसीईआरटी की बुक को कवर करेंगे। उसके बाद दूसरी सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपको मनोहर रे की भी पूरी बुक को हम कवर करेंगे। तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि आपका रिवीजन कैसे होगा, तैयारी कैसी होगी, इसकी आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। डाल लीजिए ज़रा एक्सरसाइज नंबर 1.1 डाल लीजिएगा। एक्सरसाइज
1.1 एक्सरसाइज 1.1। साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम केवल अभाज्य गुणनखंड को देख रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में जो आपको कल क्लास मिलेगी उसमें हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कवर कर देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ पे कितना कराया जाए, लेकिन जितना आप करिए उसको पूरा फाउंडेशन बनाते हुए पूरा बेसिक से एडवांस तक करते रहेंगे। ठीक, आप हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। अब क्या करना है आपको, इस 140 के सारे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो ज़रा देखिए क्या करना है आपको। अभी हमने कुछ देर पहले बताया, क्या बताया कि जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, हमने क्या बताया आपको, अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये कौन कौन सी संख्या होती हैं, इसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और ये ऐसे ही लगातार चलती रहती। ठीक, अभाज्य संख्याएं आपको बता चुके हैं ना। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1 होता है और दूसरी वो संख्या खुद होती है। अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या, हमें इन संख्याओं का इस्तेमाल करके इसके गुणनखंड सारे निकालने होंगे, इसके सारे फैक्टर निकालने होंगे। दूसरी चीज़, आपको जैसे 140 दे रखा है, इसके हम फैक्टर निकालते हैं, 140 के फैक्टर निकालते हैं। अब ज़रा देखिए किससे डिविजिबल होगी, किससे विभाज्य होगी। तो ज़रा एक पेज पे डाल लीजिएगा, ऊपर कहीं भी पीछे डाल लीजिएगा विभाज्यता के नियम। क्या डाल लीजिएगा, हम सारे एक एक करके आपको बताते चलेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। पहले अगर हम 2 की बात करें, 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 2 से कटने के लिए। अंतिम अंक, कोई भी संख्या दी गई उसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए 2 से कटने के लिए, अंतिम अंक 2, 0, 2, 4 या 6 या 8 होना चाहिए। तो इसको देखिए कट जाएगा, तो 2 से इसको करेंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार चला जाता है। 2 से कर देंगे, 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। अगर हम 35 को देखें, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। 3 दाम 30 हो जाता है, और यहाँ से 5 बच रहा है, और 5 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद रखना है, 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग, क्या, अंकों का योग 3 से विभाज्य। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित हो। जैसे कि 35 लिखा है, 35 में हम क्या करेंगे, अंकों का योग कर लें, 3 + 5 तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है, ये किससे, 3 से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको हमने 117 दे दिया, या फिर हमने 210 ले लिया,
तो ये 3 से विभाजित होगा। अगर हम इसमें देखें तो 2 + 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। अगर 117 को देखें तो इसको जोड़ेंगे 1 + 1 + 7। अगर हम इसको देखेंगे 1 + 1 + 7 सबको जोड़ेंगे 9 आएगा और 9 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। तो 3 से विभाजित का अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या दी है आप उसका अंकों का योग निकालिए और तुरंत चेक कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद 2 को हो गया, 3 को हो गया, अब आता है 5। अगर हम 5 की बात करें, 5 की बात करें तो 5 के लिए क्या होना चाहिए? 5 के लिए अंतिम अंक, जो भी संख्या हो उसका अंतिम अंक क्या हो? 5 या 0 बस। तो अंतिम अंक 5 है। 5 से 35 कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, ये आपको याद रखना है। हो गया, इतना हो गया। अब इतने के बाद जो भी इसके गुणनखंड निकल के हैं, उनको यहाँ पे लिख दीजिए। 140 के गुणनखंड क्या निकल के आए? 140 के गुणनखंड क्या निकल के आए? 2 × में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 7। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। इनकी घात कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक हो जाएगा। तब तक आगे के आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको दे देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे के कर लीजिए, वरना फिर अगली क्लास में हम करते हुए चलेंगे। आगे के क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं सेकंड वाला। दूसरी संख्या दी है 156। दूसरी संख्या आपको 156 दी गई है। तीसरी संख्या आपको 3825 दी गई है। चौथी संख्या आपको 5005 दी गई है और पांचवी संख्या आपको दी गई है 7429। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इनमें से एक को आपको समझा दिया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इन क्वेश्चन को करिए, वरना फिर अगली क्लास में करेंगे और आपको और डिटेल में भी चीज़ें समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।